हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले दिनों यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, तुम सब जानते होंगे। और यूपीएससी जो हमारे देश के सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन में से एक है, अलॉन्ग विद आईआईटी जेईई। उसका रिज़ल्ट पिछले दिनों डिक्लेयर हुआ। आई थिंक तुम सब जानते भी होंगे। तो अभी जितने बच्चों के से मार्क्स बहुत अच्छे आए, रैंक बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने को मुझको मिली। कुछ एक आध दो इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे, तो उन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें मुझको देखने को मिली और मुझको लगता है कि तुम सबसे उन चीज़ों को ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि तुमको एक चीज़ पता लगे कि हाउ यू शुड अप्रोच एन एग्जामिनेशन। तो कुछ उनके बारे में, कुछ उनके प्रिपरेशन के बारे में मैं तुमको बताना चाहूँगा, ताकि तुम भी उसको एक अलग तरीके से अपने एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सको। जितने भी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छे रैंक ले करके आए पूरे देश में, उनके बारे में कुछ जब बातें मैंने पढ़ी, तो एक बात मैंने नोटिस किया कि सबके अप्रोच में डिफरेंस था। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से एग्जामिनेशन को अप्रोच किया। सबका सिमिलर वे नहीं था। जैसे किसी को लगा कि यार 8 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, उसने 8 घंटे डेली रूटीन बना के पढ़ाई करी। किसी ने 5 घंटे, किसी को लगा नहीं यार 3 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट है, इतना मेरे पास अवेलेबल ही है, तो उसने उसके हिसाब से प्रिपरेशन किया। किसी ने कोचिंग्स की हेल्प ली, कोई सेल्फ स्टडी से अच्छा नंबर लेकर के आया। कुछ लोगों ने डिस्टेंस लर्निंग से ही पढ़ाई करके रैंक लेकर के आए। कुछ स्टडी मटेरियल से पढ़ के घर पे अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो सबने अपना अलग अलग अप्रोच अप्लाई किया। जिसके लिए जो वर्क किया, जिसके लिए जो सही लगा, अपने हिसाब से उसने वो तरीका अपना लिया और प्रिपरेशन करा। तो सबके अप्रोच की बात करोगे तो वो डिफरेंस था सब में। जिसको जैसा ठीक लगा उसने उस तरीके से एग्जामिनेशन को अप्रोच किया। लेकिन उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी थी। जब मैं उनकी बातों को सुना, देखा, पढ़ा, उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो उनके प्रिपरेशन में 2 चीज़ों में सब में सिमिलरिटी देखने को मिली। 2 चीज़ों में सब में सेम थी, और वही उन 2 चीज़ों को तुमको भी लेकर के चलना है। बाकी तुम्हारा जो अप्रोच है तुम उसको अप्लाई करो। अप्रोच अप्लाई करने का मतलब, तुम 5 बजे भोर में पढ़ने वाले बच्चे हो या रात को 5 बजे तक पढ़ने वाले बच्चे हो, फर्क नहीं पड़ता। डू वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। तुमको जैसे वक्त मिले, जहां वक्त मिले, भोर में, दोपहर में, रात में, करो ना यार। तुम्हारे लिए जो सही वो तुम करो। 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, तुमको होता नहीं यार मुझको 2 घंटे सफिशिएंट है, मैं 2 घंटे मैनेज करके कर लूँगा, डू इट। तुमको नहीं यार 5 घंटे मुझको चाहिए ही चाहिए, डू इट। अप्रोच अपना अलग अलग बनाओ, अपने हिसाब से देखो कि मुझको किसकी ज़रूरत है। तो अप्रोच तो सबका अलग अलग होता है और होना भी चाहिए, है ना। लेकिन जिन 2 चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ कि उन सभी बच्चों में 2 चीज़ें सिमिलर सब में मिली, और वही उन 2 चीज़ों को तुमको भी अपने अंदर बैठा के चलना होगा। और वो दो चीज़ें क्या क्या थी? सबसे पहली चीज़ थी, जितने भी बच्चे हैं या जिनको मैं देखा, जिनको मैं सुना, पढ़ा, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम कूट कर भरा हुआ था। तनिक भी अपने ऊपर डाउट नहीं था कि यार मैं इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बना। उनको विश्वास था कि यार नहीं, मैं इस एग्जामिनेशन के लिए बना हूँ, दैट्स इट, ये मेरा है, मैं इसको करूँगा। अपने को शंका नहीं था, विश्वास था। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, एक एटीट्यूड अंडर था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड किया नहीं है, ये तो मेरे लिए है, ये मेरे जोन में है, मैं तो कर सकता हूँ। और ये आया होगा, ऐसा नहीं कि बस देखा और बस ठीक है चलो मैं यूपीएससी कर लूँगा। देखा होगा, सिलेबस देखा होगा, पेपर देखा होगा, अपने आप को जज किया होगा, तो फिर लगा होगा यार नहीं, ये एग्जामिनेशन मेरे जोन में है एंड आई विल गो फॉर इट। ये एक आत्मविश्वास सबके अंदर था। पहली बात तो ये, मन में शंका अपने ऊपर नहीं थी। जो विश्वास अपने ऊपर करेगा वो आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या थी जो सब में कॉमन थी? पहली बात तो ये होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब में था। दूसरी बात जो सब में कॉमन थी वो ये थी कि कंसिस्टेंट एफर्ट। किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझको 6 महीने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझको 5 घंटे लगातार पढ़ने हैं एग्जामिनेशन तक, तो फिर 6 महीने तक वो कंसिस्टेंट रहा अपने 5 घंटे को लेकर के, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ।
सेक्रीफाइस करने पड़े होंगे बहुत बार। घर में फंक्शन है, अलग अलग जगह पे तुमको जाना पड़ रहा है, हो सकता है लोगों ने उसको छोड़ा होगा, सेक्रीफाइस किए होंगे, बट उन्होंने सिर्फ ये देखा कि यार हमको कंसिस्टेंट रहना है। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा 5 घंटे, आज वाला 5 घंटे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मुझको देना है। तो सभी ने लगातार एफर्ट किया, किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, कंसिस्टेंट होकर के एफर्ट किया। बीच में बहुत सारी मुश्किल सबके साथ आती हैं, बट उन लोगों ने इसको ध्यान रखा कि हमको कंसिस्टेंट रहना है। थोड़ी बहुत बातें हो सकती, मगर मोर और लेस हमको 99.99% अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट लेकर चलना है। इक्का दुक्का दिन हो गया, ठीक है, सबके साथ होता है, वो ह्यूमन बींग्स है, बट कंसिस्टेंट होकर के चलना है। अभी हम लोग के साथ, ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, लोग प्लान तो कर लेते हैं कि यार चलो शुरू करते हैं प्रिपरेशन, और रोज़ 3 घंटे पढ़ेंगे। वो रोज़ 3 घंटे 3 दिन भी नहीं चल पाता, डिटर्मिनेशन नहीं है। कहीं शादी फंक्शन आ गया, हफ्ते दिन तक वहाँ चले गए, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, फिर हफ्ते दिन तुम आओगे, फिर तुमको शुरुआत करना पड़ेगा कैसे हो। तो तुमको सैक्रिफाइस करने होंगे। हो सकता है कि तुमको बहुत लोग नाराज भी हो जाए तुमसे कि यार ये क्या है, तो नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं तुमको ये नहीं होता कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, किसी फंक्शन में जाऊँगा, ऐसा नहीं। तुमको अनसोशल हो जाना है, बस अनसोशल हो के कमरा बंद करके बस पढ़ना शुरू, ऐसा नहीं है, पागल हो जाओगे ऐसा करोगे। यू हैव टू बी सोशल, सबसे मिलना है, सबके यहाँ जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस वक्त जब तुमको ऐसी सिचुएशन मिले, एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ कह सकते हो कि तुमको एक चीज़ निभाने है, तो एक चीज़ तुमको वहाँ पर एक बार तुमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो होता है प्रायोरिटी। उस वक्त, उस दिन, उस समय तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है। अभी 1.5-2 महीने जब एग्जामिनेशन में बच गए हैं, तो क्या मेरी प्रायोरिटी है कि मैं हफ्ते भर किसी फंक्शन में जाकर के टाइम वेस्ट करूँ, उनकी उस एक हफ्ते में अपने करियर पे ध्यान दूँ? प्रायोरिटी जब कोई काम नहीं हो, ठीक है, अभी कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है मेरा, कोई ऐसा कुछ काम, ठीक है, जाओ एंजॉय करो, दैट्स इट, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूज करो कि तुम्हारी किस वक्त, उस वक्त प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है। अगर तुमको लगता है कि ठीक है यार मुझको जाना चाहिए, यू शुड गो, बट लगे कि नहीं यार अभी 1.5-2 महीने तो मुझको से बड़े एग्जामिनेशन से बढ़कर कुछ नहीं है, तो फिर सब फालतू चीज़ से बकवास है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम सबको खुश करने के लिए इस धरती पर जन्म नहीं लिए हो, सबको खुश करने का ठेका तुमने नहीं लेकर रखा है। अपना काम करो, बस अपना काम अच्छे से करो, जो सही है वो करो। तुमको लगे नहीं है सही है, दूसरा को जो लगे वो लगे, लेकिन मेरे लिए सही है, दैट्स इट, खत्म। तुम सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा तुमको सेल्फिश बनना पड़ेगा। तो मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चों कि 2 चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखना, एक अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा कंसिस्टेंट अप्रोच। प्लान करना और प्लान को इम्प्लीमेंट कुछ दिन बाद न कर पाना, ये तुम्हारे लूज पर्सनैलिटी की निशानी है। एकदम क्लियर कट बात मेरी सुन लो, डिटरमाइंड हो किसी चीज़ को लेकर के, फिर तुम्हें कोई चीज़ डिगा नहीं सकती। अभी इस वक्त जब 1.5 महीने एग्जामिनेशन मेरे बच गए हैं, 2 महीने एग्जामिनेशन मेरे बच गए हैं, चाहे नीट हो चाहे CUET हो, तुम खुद सोच के बताओ कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है। ऑफकोर्स तुम्हारा एग्जामिनेशन जो सम तुम्हारे पड़ा हुआ है, तो इन सब बातों को ध्यान रखो। और मैं हमेशा तुमसे ये कहता हूँ, जो बच्चे भी जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस पर एकदम खुद पे विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास की नहीं है, ये एग्जामिनेशन मेरे लिए, मैं कर सकता हूँ इसको। और दूसरी बात, उसको करने के लिए कंसिस्टेंट अप्रोच, एफर्ट, लगातार प्रयास करते रहो और सफलता तुमको मिलेगी। तो इन 2 बातों को मैं देखा और सब में ये 2 बातें मुझको कॉमन लगी। और ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर तुम देखोगे तो हर बच्चों के पीछे जो सफल होते हैं तरीके सबके डिफरेंट होंगे, एकदम डिफरेंट होंगे, मगर ये 2 चीज़ वो सब में कॉमन मिलेंगी तुमको इन 2 चीज़ों को अपने अंदर एनी हाउ बिल्डअप करना है, और फिर देखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मुझको लगता है कि तुम्हें से बहुत बच्चे होंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बाद यूपीएससी का प्लान भी कर रहे होंगे अभी से, तो उन सब के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि किसी भी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली यूपीएससी, फिलहाल जो CUET एग्जामिनेशन उसकी बात करते हैं, इन 2 चीज़ों को हमेशा मत भूलना। उस एग्जामिनेशन को लेकर खुद पर विश्वास, और उस एग्जामिनेशन तक सफल होने के लिए
निरंतर अथक प्रयास, बिना थके बिना रुके। ठीक है, भीड़ बहुत है, लोग बहुत है, कंपटीशन बहुत है, हल्का सा तुम पीछे होगे तुमको रौंद कर लोग आगे निकल जाएंगे। तो इन सब बातों को समझो और आने वाले एग्जामिनेशन में उसको अप्लाई करो। ठीक है, तो ये सब बातों के साथ बच्चों लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 8, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम लोग इसके पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल। तो जैसे हम लोग रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं वैसे हम सेल्स को कंबाइन करते हैं। अगर तुम्हारा काम, तुम्हारे सर्किट में एक सेल से काम नहीं हो पा रहा, यू नीड मोर करंट, यू नीड मोर वोल्टेज, यू नीड मोर पावर, तो लोग सेल्स को जोड़ते हैं 2, 4, 10, 15, 20, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऐसा नहीं कि सर्किट में एक ही सेल से हमारा काम हो जाएगा, वी नीड मोर सेल्स डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस। तो अब इन सेल को कंबाइन कैसे किया जाए? कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उल्टा कंबाइन कर दोगे तो सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि कंबाइनेशन कैसे भी कर दे, अगर उल्टा सीधा जोड़ दोगे सेल्स को तो वोल्टेज जीरो भी हो सकता है। तो हमको आना चाहिए कि सेल्स को सर कैसे कंबाइन करते हैं टू गेट मैक्सिमम करेंट, टू गेट मैक्सिमम पावर, हमें कैसे उनको जोड़ना चाहिए, क्या इनके नियम होते हैं, क्या इनका तरीका होता है। जैसे इसी को बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब एग्जामिनेशन क्वेश्चन की बात किया जाए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और बिलीव करो, अगर तुम ये लेक्चर फिर देख लोगे तो दुनिया में तुमको दोबारा किसी लेक्चर को, दोबारा किसी बुक को तुमको देखने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और इम्पॉर्टेंट तो कह रही है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में बच्चों जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ते थे सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे ही सेल्स में भी हम लोग बात करेंगे बच्चों सबसे पहले सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हम लोग जब करते हैं तो सेल्स को कैसे जोड़ते हैं, सेल्स का जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो कैसे निकालते हैं, सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं, क्या क्या इनमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सर सीरीज कॉम्बिनेशन करते कब है, कैसे पता चलेगा कि सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़कर मैक्सिमम करंट हमको मिल जाएगी। इन सारी बात हम लोग को आज इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले मैं कुछ सेल्स तुमको ऐड करके दिखा रहा हूँ। मान लो एक सेल है और ये इसका ईएमएफ और ये इसका रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक दूसरी सेल मैंने जोड़ दिया विथ सम रेजिस्टेंस, ऐसे तीसरी सेल भी जोड़ दिया विथ सम रेजिस्टेंस। ऐसे करते 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 मान लो हमने बच्चों एन सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, जैसा कि फिगर में तुम देख लो। ठीक है, तो अब इस फिगर को ध्यान से अगर देखो तो हर सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अगले वाले के पॉजिटिव से, अगले वाले को नेगेटिव को अगले नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव से, उसके नेगेटिव टर्मिनल को नेक्स्ट वाले के पॉजिटिव से मैं कनेक्ट करके चलता जाऊँ। तो ये एक तरीका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर तुम्हारे सामने मैंने बनाया। रेजिस्टेंस ये है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल का अपना अंदर रेजिस्टेंस होता है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये पूरा एक सेल है, ये रेजिस्टेंस भी इस सेल का ही हिस्सा है, जिसको तुम बोलते हो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोग एक फॉर्मूला बनाने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लेते हैं कि जितने भी ये एन सेल्स हैं ये आइडेंटिकल हैं। नॉट नेसेसरली कि आइडेंटिकल ही हो, आइडेंटिकल मतलब कि सबके ईएमएफ सेम है, सबके रेजिस्टेंस सेम है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, नॉट नेसेसरी कि सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, चलो मान लेते हैं। अलग अलग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वैसे ही लगभग दिखाई पड़ेगा। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने एन सेल्स को कनेक्ट किया जैसा कि फिगर में देख रहे हो, एंड ईच सेल हैज़ ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर। ये इसका सेल का ईएमएफ है और आर है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
और हमने हर सेल के नेगेटिव को अगले वाले के पॉजिटिव से ऐसा कुछ करके ऐड कर दिया। तो यही बच्चों कहलाता है ए और बी के, जैसे मतलब ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब ये पूरा जो तुम कॉम्बिनेशन देख रहे हो यही है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, बच्चों इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर देंगे। विल ऐड दिस कॉम्बिनेशन विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और हम फिर इस रेजिस्टेंस में करंट की जांच पड़ताल करेंगे, करंट कितनी है, करंट को कैसे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, हम सारी बातें इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि नॉट नेसेसरली कि यही पैटर्न चलेगा। यही पैटर्न का मतलब कि हर सेल का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से, हर सेल का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा, रिवर्स भी हो सकता है। एक सेल का नेगेटिव अगले वाले के नेगेटिव से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए एक तरीका बताऊंगा बाद में कि उसके उस वक्त हमें क्या करना होगा। फिलहाल अभी हम लोग एक सिंपल फिगर की बात करते हैं, जहाँ पर पे हर एक सेल का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से, उसका नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से, इसी क्रम को हम लोग एन सेल तक जोड़ दिए। एन मतलब 10, 15, 20, 50 जो सेल तुम्हारे पास। एक बात याद है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस तरीके से तुम जोड़ के देख रहे हो, 1, 2, 3, 4 सेल जोड़े गए हैं और सभी का प्लस अगले के नेगेटिव, अगले वाले का प्लस उसके अगले के नेगेटिव, अगर ऐसे तुमने जोड़ के रखा है तो इसका जो मैं अगर तुमको मैं ये लिखना चाहूँ कि इक्विवेलेंट ईएमएफ या टोटल ईएमएफ या नेट ईएमएफ जो कह सको ऑफ द सर्किट, अगर मुझे कोई सर्किट का निकालना हुआ, ये तो एक एक सेल की बात हो रही है, पूरे सर्किट का मुझको नेट ईएमएफ निकालना है, टोटल रिजल्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सेल्स जुड़े होते हैं तो सबके ईएमएफ को सीधा ऐड कर दिया जाता है। और ये तुम कब तक करोगे भाई, जितने सेल्स होंगे। तो सेल्स कितने बच्चों, एन सेल्स हैं, तो E प्लस E प्लस E सबका ईएमएफ ऐड कर दो, सिंपल, एंड यू विल गेट द E इक्विवेलेंट या E नेट जो भी कहो, दैट इज N इंटू E, ठीक है। तो ये मुझको मिल गया सर्किट का टोटल ईएमएफ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब ये सेल्स कनेक्टेड होंगे तो जो सर्किट का ईएमएफ है उन सारे सारे सेल्स के ईएमएफ को ऐड कर दो। अगर अलग अलग है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐड करते चलो। सेम है तो सिंपल N इंटू E हो गया। तो अलग अलग होगा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, जो यहाँ करो वहीं करोगे, या N इंटू E लिख दिए, वहाँ बस E1 प्लस E2 प्लस E3 बस ऐसे लिखोगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको ऐड करना होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई हमारे इक्विवेलेंट ईएमएफ या टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अगर मैं तुमसे यह बात करूं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, सिर्फ इंटरनल इनको। और ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट इज अगेन आर प्लस आर। ये कितनी बार जोड़ोगे, अगेन बच्चों एन टाइम्स जोड़ोगे। तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, एन इंटू आर। तो इनका पूरा कॉम्बिनेशन एक सेल हो गया, रेजिस्टेंस का पूरा कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस हो गया। तो हमने सभी सेल को जोड़ करके एक बना दिया, सभी रेजिस्टेंस को जोड़ करके एक बना दिया। तो इसका इफेक्टिव फिगर, इसका इक्विवेलेंट फिगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब तुमको बताऊं ताकि बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो इन सभी सेल को मैंने ऐड किया तो क्या हो गया बच्चों, ये एक सेल बन गया N इंटू E। ये सभी का इक्विवेलेंट है सर्किट का टोटल ईएमएफ, और ये सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये था तुम्हारा एक्सटर्नल, और ये तुम्हारा ए और बी वही तुम्हारे पॉइंट्स हैं।
तो ये जो सेल तुम देख रहे हो जो आया है, इसी को बोलते हैं इनका इक्विवेलेंट। जैसे निकालते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या हमको फाइंड करना होगा इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इन सभी को जोड़ जड़ के एक सिंगल सेल बना दिया, एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल आर के साथ जोड़ दिया। अब इस एक्सटर्नल आर में मुझको करंट फाइंड करनी है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है, इन दोनों में सेम करंट है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो करंट विल बी टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर। ठीक है, तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। हम लोग ऐसे करंट फाइंड कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें एक्सटर्नल भी होगा और टोटल इंटरनल भी होगा। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात, मान लो ये जो हिस्सा है वो बैटरी का रेजिस्टेंस है, इंटरनल सेल्स का रेजिस्टेंस है, और ये वाला हिस्सा क्या है? एक्सटर्नल। मान लो हमने कहा कि जो एनआर की वैल्यू है इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब जो सेल्स का रेजिस्टेंस है, सेल्स का रेजिस्टेंस वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बेहद कम है, बहुत कम है, इतना कम कि यू कैन नेग्लेक्ट। तो इस पार्ट को नेग्लेक्ट अगर कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट I इज इक्वल टू एन टाइम्स ई बाई आर, कह सकते हो एन टाइम्स ई बाई आर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कंडीशन में जो हमें करंट मिल रही है, एक सेल से करंट कितनी मिलती? ई बाई आर। ठीक है, एक सेल से करंट कितनी मिलती? ई बाई आर, उसका n गुना हमें करंट मिल रहा है, तो अच्छा खासा करंट मिल रहा है, ज़्यादा करंट मिल रही है। तो इस वक्त जो करंट की वैल्यू होती है बच्चों, द करंट इज मैक्सिमम, करंट की वैल्यू तुमको अच्छी खासी मिल जाती है। तो अगर कभी भी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत कम हो तो समझ आना कि सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू वर्क। अगर तुमको 10-15 सेल दे दे जिसके रेजिस्टेंस बहुत कम है और तुमको बोले कि इससे तुमको मैक्सिमम करंट लेनी है, तो जब भी सेल के रेजिस्टेंस कम होते हैं हमेशा उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए। यू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द सेल, यू विल गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम द बैटरी। तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल से बहुत कम है तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने पर तुमको ढेर सारी करंट मिलेगी, टू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट। तो ऐसे सेल्स को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही ऐड करना है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू गेट मैक्सिमम करंट इनके बीच रिलेशन क्या होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए, कौन बड़ा होना चाहिए। तो याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट के लिए सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बेहद कम होना चाहिए। यू विल गेट ढेर सारी करंट, खूब करंट तुमको मिलेगी। एक सेल से जितनी मिल सकती है उसका n टाइम्स तुमको ज़्यादा मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहूँ कि एन आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, अब लो, अब मैं तुमसे कहूँ कि जो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा है, एन आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, आर की छोटी सी बहुत कम है, सेल्स का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसे सेल्स को जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अब उनको तुम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे, देखो जरा क्या मिलता है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो मैं आर को छोड़ सकता हूँ, आर इज़ नेग्लिजिबल, तो यू विल गेट आई इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई एन इंटू आर, इसको छोड़ दिया, एन से एन कैंसिल, एंड यू विल गेट ई बाई आर। तो ई बाई आर बहुत छोटी करंट होगी, इसमें तो एक ही सेल का बात हो रहा है, एक ही सेल से जो करंट मिलती है वही तुमको मिलेगी। देख लो, ऐसे कंडीशन में तो एक सेल की करंट क्या है, ई बाई आर, वही तुमको मिल रही है। तो इसमें बच्चों जो आई की वैल्यू होगी ये बहुत लेस होगी, बहुत कम होगी, तुमको अच्छा खासा करंट नहीं मिलेगा। तो कभी भी ऐसे सेल्स जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, उनको कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं ऐड करा जाता है। इन बातों को ध्यान से सुनना, इनके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं
कि मैक्सिमम के लिए कैसे ऐड करना चाहिए, मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये बड़ा होगा तो क्या होगा, ये छोटा होगा तो क्या होगा। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं थ्योरेटिकल, तो अच्छे से बात को समझो। तो ऐसे सेल्स जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई फाई है, उनको कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में मत जोड़ना, यू विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट। हाँ, रेजिस्टेंस बहुत कम है, उनको जोड़ो सीरीज में, ढेर सारा करंट तुमको मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, बाकी अगर कोई कंडीशन नहीं पूछ रहा है, बस सिंपल एन सेल्स को जोड़ दिया है तो ठीक है, यू विल अप्लाई, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द करंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सेल्स के ईएमएफ आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग ईएमएफ के हैं, ये E1, ये E2, ये E3, तो क्या फॉर्मूला हमारा को चेंज करेगा क्या? अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो उस कंडीशन में I इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En तक, एंड डिवाइड बाई क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn। तो मैं तुमको जो बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अगर सेल्स अलग अलग ईएमएफ के होंगे तो ठीक है, ऐसे उसको लिख देंगे, सेम है तो छोटा सा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ने आइडेंटिकल बनाया है तो हमेशा आइडेंटिकल ही हो, ऐसा नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और तुमको समझानी है मुझको। इन केस मान लो अगर बच्चों हमने कुछ सेल्स को ऐसे कनेक्ट किया, जैसे ध्यान से फिगर को देखना, हालांकि ये चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा, अभी मन में डाउट होगा इसलिए बता दे रहा हूँ। नॉट नेसेसरली कि हम इसी तरीके से ऐड करें। मान लो हमारे पास 10 सेल है, हमने 10 में से 1 2 3 4 5 6 को 8 सेल लगा दिया। ये चलो 5 सेल की बात करते हैं, 5 सेल मेरे पास है। मैंने 5 सेल में क्या किया कि 4 सेल को नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया और 5वें को उल्टा कर दिया, कुछ ऐसे। व्हाट आई वांट टू से, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। कुछ ये तुमको बताना चाह रहा हूं मैं, ऐसे मान लो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस, कुछ ऐसे। और सभी के ईएमएफ मान लो बच्चों ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई, ये भी। तो ऐसा नहीं कि सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट इट उल्टा सीधा तुम कुछ हो चाहे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कंडीशन में क्या सब फिर से सबको ऐड कर देंगे? नहीं। हाँ, एक तरीके से कहो तो ऐड ही करेंगे, बट जिसको तुमने रिवर्स कर दिया है, ठीक है, उसके ईएमएफ को नेगेटिव ले लेना, क्योंकि इसका नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लेना। या ऐसे कह दो, कहने का दूसरा तरीका कि इन 4 को ऐड कर देना और इस वाले को माइनस। तो ऐसे कंडीशन में अगर मुझको नेट ईएमएफ निकालना हुआ तो ये तो 4 तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4E, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E3, और ये क्या हो जाएगा माइनस E, एंड यू विल गेट 3E इज द नेट ईएमएफ। अगर मान लो मैंने 5 में से 2 को उल्टा कर दिया होता, ठीक है, तो ये हो गया होता 3E और ये क्या होता -2E। तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1E बचेगा। तो अगर हम लोग टर्मिनल्स को रिवर्स भी कनेक्ट कर देंगे तो भी हमको ऐड ही करना है, बस उनका ईएमएफ नेगेटिव लेगा। तो जब ईएमएफ नेगेटिव लोगे तो वो वैल्यू तुम्हारी माइनस हो जाएगी। बात को समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा ही पैटर्न चलेगा, कुछ ऐसा सीन भी बन सकता है, तो वहाँ तुमको नेगेटिव कर देना होगा। 10 सेल में से मान लो मैंने 7 को पॉजिटिव नेगेटिव करके जोड़ दिया और 3 को उल्टा करके जोड़ दिया, तो उन 3 को तुमको माइनस कर देना होगा। ये 7 ऐड कर लिए और वो 3 उधर ऐड कर लिए, इस टोटल 7 में से टोटल 3 वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। दैट्स इट। कुछ यूँ समझ सकते हो कि सबको ऐड करना होगा, जो उल्टे जोड़े हैं उनके ईएमएफ को नेगेटिव लेना होगा, तो नेगेटिव लोगे तो अपना माइनस हो जाएगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, तुम्हारे आते ही। तो इनको जब हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे तो और इनके बारे में समझेंगे, डिटेल में समझेगा तुमको। अभी भी एक बात तुमको समझानी हो तो जगह मेरे पास नहीं बची, फिर भी तुमको दिखाता हूँ। चलो मेरे पास अगर ऐसे 2 सेल हैं, अलग अलग पोलैरिटी का लेता हूँ। चलो ये प्लस माइनस अलग अलग ईएमएफ, सॉरी
ऐसे एक वाले का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से, तो इसका टोटल ईएमएफ क्या होगा E1 प्लस E2, सीधा सपाट। और अगर मैं ऐसे ऐड कर दूं प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये तुम्हारा E1 है, ये E2, तो क्या होगा सर नेट ईएमएफ फिर वही होगा सर E1 प्लस E2, लेकिन E2 का पोलैरिटी क्या लिखोगे माइनस लिखोगे, तो जो E1 प्लस E2 होता था वो एक्चुअली क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जो रिवर्स ऑर्डर में हो तो माइनस कर दो, ठीक है कह सकते हो, बट मैं कहता हूँ उसको तुमको ऐड ही करना है, सबको ऐड करना है, बट पोलैरिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव करके ऐड करोगे, तो दिस विल गिव यू E1 प्लस E2 एंड दिस विल गिव यू E1 माइनस E2। और अगर ऐसे 4-5 है और ऐसे 2-3 हैं तो उसके हिसाब से चेक कर लेंगे हमें कैसा ईएमएफ मिलेगा। बाकी लोग न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो उसको और अच्छे से क्वेश्चन लेके तुमको सिखाऊंगा कि इनको करना क्या है इसमें, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ बेसिक बातें हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये वाले कंडीशन तो बहुत अच्छे से समझ लो कि मैथ्स समझने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, जल्दी से कॉपी कर लो, चलते हैं टुवर्ड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, जल्दी। ओके तो अब चलते हैं बच्चों टुवर्ड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको देख लिया, समझ लिया जाए इसमें क्या कहानी है। तो लेट अस मूव ऑन टू सेकंड हेडिंग, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, नॉट रेजिस्टेंस, सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। चलो तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन को तो बता दिया कि हर सेल का एक टर्मिनल दूसरे वाले के टर्मिनल से, फिर दूसरे वाले का तीसरे वाले से, ऐसे करके सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो। इसकी क्या पहचान होती है, कैसे पता करेंगे सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो एक सिंपल सी पहचान अगर बताया जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात ये होती है कि जितने भी सेल होंगे, मान लो इन सभी सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं, इन सभी सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे वो एक पॉइंट से कनेक्ट करना होगा और सभी के सारे के नेगेटिव वालों को किसी दूसरे पॉइंट से। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा फिगर मुझको बनाने दो शांति से, फिर तुमको बताता हूँ कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिगर देखोगे अपने आप मेरी बात समझ में आ जाएगी। मान लो मेरे पास कुछ सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स में हमने क्या किया, सभी के पॉजिटिव टर्मिनल को किसी एक सिंगल पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, और सभी के नेगेटिव टर्मिनल्स को मैंने किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि फिगर में तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सभी के बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल्स को मैंने किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और सभी के नेगेटिव टर्मिनल्स को मैंने किसी दूसरे एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यही तुम्हारा हो गया बच्चों पॉइंट ए और बी के बीच में सेल्स का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर वही कहूँगा कि नॉट नेसेसरली कि सभी का ईएमएफ सेम हो, मगर चूँकि हमको एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाए, इससे हम लोग शुरुआत में मान के चलते हैं कि सारे के सारे सेल्स हमारे कैसे आइडेंटिकल हैं। और सभी का ईएमएफ चलो मैं मान लेता हूँ ई है, रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर। और ऐसे ऐसे टोटल हमने मानो कितने सेल्स कनेक्ट किए जो टोटल m सेल्स कनेक्ट किए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 करते करते हमने टोटल m सेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पहचान सिंपल है, सबका पॉजिटिव एक पॉइंट से, सबका नेगेटिव दूसरे पॉइंट से। और फिर मैंने क्या किया कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मैंने ऐड कर दिया, जिसमें मुझे करंट फ्लो करानी है या जिसमें पावर हमको डिसिपेशन दिखाना है। मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है बच्चों सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, फिगर से बात समझ रहे हो कि सभी का पॉजिटिव एक पॉइंट से, सभी का नेगेटिव एक पॉइंट से। अगर किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने में थोड़ी मुझको दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि सभी आइडेंटिकल हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा।
जब आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उसके लिए फॉर्म तुमको बता दूंगा क्या हमको करना है। पहले आइडेंटिकल की बात कर लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात, कभी भी देखो जब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को हमने जोड़ा और मान लो सभी की सभी आइडेंटिकल ईएमएफ है, ये भी ई ये भी ई एकदम आइडेंटिकल सेल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों जो इक्विवेलेंट होगा सर्किट का, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, अगर सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ मैं तुमसे निकलवाऊं दैट इज ई इक्विवेलेंट, तो चुपचाप जो एक सेल की वैल्यू है बस वही लिख देना। जो एक सेल का ईएमएफ होगा वही पूरे सेल का हमारा ईएमएफ हो जाएगा। आइडेंटिकल की बात कर रहा हूँ, अभी चीज़ों को जनरलाइज मत करना, जो देख रहे हो फिगर सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो एक सेल का जो ईएमएफ होगा उसको तुम पूरे सेल का मान सकते हो अगर सब के सब आइडेंटिकल हैं तो एक जो सर्किट का पूरा नेट ईएमएफ होगा दैट इज ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई। क्लियर है? हाँ, जो रेजिस्टेंस देख रहे हो पैरेलल में, तो इनको जैसे ऐड कर दो वैसे इनका एडिशन होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अगर सर्किट का इक्विवेलेंट सिर्फ इंटर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, तो ये सभी के सभी किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, जैसे ऐड करते हो यार, और कितनी बार ये तुमको ऐड करना होगा, m टाइम्स ऐड करोगे क्योंकि m सेल मैंने करेक्ट किया, तो इट विल बिकम हाउ मच m/r। इसको रिवर्स कर दोगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों R/m, जो कि हम सब जानते हैं। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया R/m और नेट ईएमएफ कितना आ गया सिर्फ E। तो अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पे लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, एक सेल का रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो इक्विवेलेंट है वो तो एक ही सेल का होगा ईएमएफ, और ये इक्विवेलेंट कितना हो गया R/m, और ये क्या बचा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है कि इन पूरे का इक्विवेलेंट एक सेल हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/m, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो A और B दो पॉइंट के बीच में है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ठीक है। और अब हमें फाइंड करना है बच्चों इस रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इसमें क्या होगी, ठीक है। तो चूंकि दोनों में सेम करंट का फ्लो हो रहा है, देख सकते हो सेम करंट का फ्लो, तो सेम करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू अगेन E बाई क्या बोल सकते हो, दिस प्लस दिस, तो R/m प्लस R कह सकते हो, और इसको ऊपर भेज दो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों m इंटू ई बाई, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा R प्लस m, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जहाँ m क्या होगा बच्चों नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। चलो अब यहाँ पर भी कुछ तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, इसको तुम ऐसा फॉर्मूले के तौर पे देख सकते हो कि अगर m सेल्स हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल हो तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा m इंटू ई बाई आर प्लस m, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि सर कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो उसको देख सकते हैं। सपोज दैट पहले मैं कंडीशन देता हूँ, चलो इफ़ R इज़ वेरी वेरी लेस देन m, ठीक है, मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो एक्सटर्नल से बहुत कम है, ठीक है। MR मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है R उससे बहुत कम है। तो जब R इज़ वेरी वेरी लेस देन MR तो तुम उसको छोड़ सकते हो, और जब तुम इसको छोड़ोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, R को तुम छोड़ दिए तो उस कंडीशन में तुमको I की वैल्यू क्या मिलेगी m इंटू ई बाई MR, दैट विल बी E बाई R, ठीक है। तो E बाई R तो एक सेल से मिलने वाला करंट हो गया,
भाई ई तो एक ही सेल का तुम्हारा ईएमएफ है ना, तो एक ही सेल से करंट मिलेगा तो ये तुम्हारा बहुत लेस करंट होगी, बहुत कम करंट इसमें आएगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग सेल्स को जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस कंडीशन में, जब सेल्स का ईएम रेजिस्टेंस बहुत कम हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में सेल्स का ईएम रेजिस्टेंस अगर कम हो और अगर तुम उनको फिर जोड़ दोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो फिर तुमको करंट ज़्यादा नहीं मिलेगी, काफ़ी कम करंट मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि जब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बेहद कम हो तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, देखा आपने भी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी, इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो करंट तुमको खूब ढेर सारी मिल रही थी। इसमें ठीक उल्टा होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं तुमसे ये कहूँ ऑन दी अदर हैंड इफ़ आई से कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मान लो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो सेल्स की रेजिस्टेंस है इंटरनल वो बहुत ज़्यादा है एंड आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एम आर, तो इस वाले टर्म को छोड़ दोगे, इस टर्म को छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें करंट, I इज इक्वल टू एम इंटू ई बाई आर मिलेगा। तो एक सेल से जो करंट मिल सकती है उसका m टाइम्स तुमको ज़्यादा करंट मिलेगी। देख लो, एक सेल से करंट क्या मिलेगी, E बाई आर, और यहाँ उसका m गुना तुमको करंट मिल रहा है, m टाइम्स। अब m नंबर ऑफ सेल्स हो गए 10, 20, 30, तो एक सेल से जितना मिलेगा उसका 10-20 गुना तुमको मिल सकता है अगर वो सब सेल्स तुम जोड़ दोगे पैरेलल में। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि जब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उनको चुपचाप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो, यू विल गेट मोस्ट आउटपुट, तो खूब ढेर सारा करंट मिलेगा, खूब ढेर सारा तुमको पावर मिलेगा। लेकिन अगर सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, किससे कंपैरिजन में, एक्सटर्नल, तो फिर तुम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड नहीं करना चाहिए। यू विल गेट करंट मिलेगी मगर काफ़ी कम होगी, शायद तुम्हारा उससे काम न बने। ऐसा नहीं कि जीरो करंट आएगी, मगर शायद हमको उससे दिक्कत हो, हमें कम करंट मिले। हम जोड़ी सेल्स को क्यों रहे, टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम पावर हमको चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, वही तुम्हें कम मिलेगी। तो अगर मैं सीरीज और पैरेलल को जनरलाइज करूँ तो एक सीरीज भाषा में कहूँ तो इस बात को समझ लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। अगर सेल्स का रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस कम होता है तो उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना चाहिए, यू विल गेट ठीक ठाक करंट, बढ़िया करंट तुमको मिलेगी, अच्छा खासा आपको मिलेगा। लेकिन अगर सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐड देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू विल गेट अच्छा खासा करंट तुमको मिलेगा। बात को समझ में आ रही है? हाँ, कब नहीं जोड़ना चाहिए, तो जब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा हो, उनको सीरीज में नहीं ऐड करना है। और जब सेल्स का इंटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत कम है तो उनको पैरेलल में ऐड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि करंट नहीं मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कम मिलेगी, शायद तुम्हारा जो पर्पस है सेल्स को जोड़ने का वो पूरा ना हो पाए, कि जोड़ तो दिया मगर आउटपुट तुम्हें मिल ही नहीं रहा, जोड़ तो दिया मगर तुम्हें करंट जो सोचे थे तुम्हें उतनी करंट मिल ही नहीं रही। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तुम्हारे ज्ञान को चेक किया जाएगा कि भाई तुम कितना जानते हो इन कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला मैं तुमको और बताता हूँ, बट जैसे मान लो अभी मैंने क्या किया, इन सेल्स को आइडेंटिकल मान लिया, आइडेंटिकल मान के मैंने तुमको एक फॉर्मूला बना दिया कि जो आइडेंटिकल के लिए एक फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू एम ई बाई आर प्लस एम। ऐसा नहीं कि आइडेंटिकल ही ऐड किया जाएगा, ये सेल्स अलग अलग ईएमएफ के भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसे कंडीशन में किरचॉफ्स लॉ, हम ये सब रिजल्ट भी हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके निकालते हैं। ऐसा नहीं, वी कैन फाइंड एवरी रिजल्ट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, बट किरचॉफ्स लॉ अभी हम लोग नहीं पढ़े और किरचॉफ्स लॉ को हमको बहुत बातचीत नहीं करना है। किरचॉफ्स लॉ पे हम बताऊंगा कि क्यों किरचॉफ्स लॉ से हमको दूर रहना है। अगर तुम चाहते हो सीयूईटी नीट में ढेर सारा क्वेश्चन करना कम समय में, तो क्यों हमको किरचॉफ्स लॉ से दूर रहना चाहिए, मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। हर चीज़ को पढ़ने का तरीका होता है, हमको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, गधों की तरह भागना नहीं है कि बस हर चीज़ पढ़ लिया। स्मार्ट बन के पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे मगर सॉलिड पढ़ेंगे।
फाइन। तो अभी क्या है कि अब इसको कॉपी करो, मैं तुमको बताऊं कि अगर जब सेल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उसके लिए क्या तरीका अप्लाई करेंगे, हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है। जल्दी को 1 मिनट का तुमको समय दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी कर लो उसको जल्दी। ओके, तो आई थिंक सबने कर लिया होगा। अब इसमें आगे चलो, देखो मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ इसमें। और फाइन, नाउ अगर मान लो मेरे पास जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, मान लो अलग अलग ईएमएफ और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये रेजिस्टेंस हमारा E1 R1, E2 R2, E3 R3, EM RM, ये अलग अलग ईएमएफ और अलग अलग रेजिस्टेंस वाले सेल्स को मैंने जोड़ दिया आपस में। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे सर, तो एक तुमको बताओ, तो इसके लिए ऐसे कोई फॉर्मूला होता नहीं है। द बेस्ट मेथड इज दैट कि यूज़ किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करो, करंट वगैरह फाइंड कर लो, झंझट खत्म। मगर एग्जामिनेशन में किरचॉफ्स लॉ हमको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं तुमको बात बताऊंगा तब जब किरचॉफ्स लॉ तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझको सिर्फ इसके फॉर्मूले से मतलब है, ताकि तुम्हारा जल्दी से आंसर आ जाए। अगर कभी भी अलग अलग ईएमएफ वाले सेल हो तो ऐसे कंडीशन में अगर मुझको निकालना हुआ करंट की वैल्यू इन दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी E1 बाई R1 पहला सेल, E2 बाई R2 दूसरा सेल। डन। फॉर्मूला भी ऐसा है कि एक बार देखोगे याद हो जाएगा। E3 बाई R3 थर्ड सेल इज डन। ऐसे करते करते बच्चों M सेल तक हाथ मार दो अपना, EM बाई RM तक ऐड कर लो। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस EM बाई RM, 4 10 5 जो भी हो, डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 1 प्लस R, जहाँ R क्या है, एक्सटर्नल, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बच्चों, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड प्लस 1 बाई RM। इस तरीके से तुमको काम करना होगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, तो इसके चक्कर में तुमको फिलहाल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग जो 12th का कोर्स शुरू किए वहाँ मैं डिटेल में सबको ड्राइव करके लेकर के आऊँगा, मगर फिर भी कह दूँ कि सब कहाँ से आता है। ऑल द रिजल्ट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सब का सब रिजल्ट वी कैन ड्राइव यूजिंग किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट हमें किरचॉफ्स लॉ से मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके फॉर्मूले से मतलब है। फॉर एग्जांपल 2 सेल आ गया अलग अलग ईएमएफ के, अब चक्कर में पड़ गया, सर ने तो बताया नहीं है, सर ने तो सेम सेल का बताया, 2 सेल कैसे करें, क्या किरचॉफ्स लॉ लगाने का वक्त है मेरे पास, वक्त तो बिल्कुल नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो सामने फॉर्मूला हाजिर है। अगर 2 सेल है तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, 1 प्लस R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, हो गया काम खत्म। 3 सेल है, 3 लगाओ, 10 है 10 लगाओ, M है M लगाओ। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो अगर सेल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे तो। बात समझ में आ रही जो कह रहा हूँ, वो वाला फॉर्मूला क्या था, सेल्स आइडेंटिकल होंगे नहीं होंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज़ कभी कभी और पूछी जाती है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, कि अगर 2 सेल्स अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालें, सीरीज में निकाला था, यहाँ पे कैसे निकालें, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। इससे कॉपी करो फॉर्मूले को, तो उसको भी तुमको बताता हूँ जल्दी। चलो आगे चलते हैं।
2-3 दिन से पता है कि तुम लोगों को पता होगा कि एक बहुत अच्छा सिंगर था के उसकी अनटाइमली डेथ हो गई। अब मेरा बहुत फेवरेट मतलब था वो एज अ सिंगर, और पिछले 2-3 दिन से जब से वो इसका न्यूज़ सुना तब से मैं उसी के गाने दिन भर गुनगुनाते रहता हूँ। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो मतलब परेशान कर देती है, ऐसा क्यों होता है। इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे कलाकार, और ऐसा अनटाइमली उनका चला जाना, ये डेफिनेटली हमारे बीच एक कमी, एक वॉइड को लाता है। तो 2-3 दिन से बस ऐसे ही चल रहा है, बस उसी के गाने मन में बार बार आते हैं। चलो आगे चलते हैं, जो तुमको बताना चाहता बस की बात तुमको कर लेता हूँ। तो अभी मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ, बाकी तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लो बच्चों, तुम्हारे पास अगर 2 सेल हैं, ये लाइक दैट, ठीक है, चलो फाइन, और दोनों को मान लो बच्चों दे आर एडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मान लो E1 है, ये रेजिस्टेंस मान लो इसका R1 है, ये E2 है, मान लो ये R2 है, और ये पॉइंट है मान लो A और B। तो कभी कभी हालांकि भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमसे यहाँ पे करंट वगैरह पूछेगा तो वी कैन फाइंड, है ना, रेजिस्टेंस वगैरह ऐड कर देगा तो हम लोग करंट वगैरह फाइंड कर सकते हैं, अभी फॉर्मूला पढ़ेगा। मगर ये करंट की बात मैं नहीं कह रहा, तुमसे इक्विवेलेंट ईएमएफ कभी कभी पूछा जाएगा कि भाई सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। मतलब कि अगर इन 2 सेल के बदले हमें एक सेल लिखना हो विथ सम रेजिस्टेंस, तो सेल क्या होगा, उसका ईएमएफ क्या होगा, वो तुमको बताना चाह रहा हूँ। करंट तो फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ लिया हम लोगों ने, इसके इक्विवेलेंट क्या सेल होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक सिंपल सा तुमको फॉर्मूला बताऊँ, बेहद सिंपल सा फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट, इनके बीच का इक्विवेलेंट, इनका ना यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो E1 इंटू R2, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1, E2 इंटू R1, यहाँ तक क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, E1 R2 प्लस E2 R1, और डिवाइड बाई उनका रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2, बस हो गया, बस हो गया। यही है इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ। मतलब इन दोनों सेल के बदले एक सेल अगर तुम लिखना चाहो तो भैया उसका ईएमएफ क्या होगा, तो ये होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो खैर पैरेलल में है, तो जो फॉर्मूला उसका होता है वही होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर 2 सेल इस तरह जोड़े गए हैं तो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी अगर सीन बने तुम्हारे पास कि नॉट नेसेसरली कि दोनों का प्लस ही प्लस एक साइड हो, कभी मान लो ऐसा है ना, कभी मान लो ऐसा कनेक्शन तुमको दे दिया, अभी कहोगे सर दोनों फर्क क्या है, बहुत ध्यान से देखो तुमको फर्क दिखाई दे जाएगा, है ना, है कि नहीं फर्क, बताओ है कि नहीं फर्क, बताओ दोनों में क्या फ़र्क है बताओ। यहाँ पर दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक प्लेट से, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एक प्लेट से, तो क्या सर फॉर्मूला बदलेगा, नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। जिस सेल के नेगेटिव को तुमने जोड़ा है बस उसका ईएमएफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो जो E2 लिखे हो उसके बदले क्या होगा, माइनस E2। तो तुम्हारा फॉर्मूला कुछ देखो ये बन जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अगेन E1 R2 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1, प्लस ही करेंगे, प्लस ही करेंगे, लेकिन E2 की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस E2। तो प्लस माइनस एक्चुअल में क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एंड R इक्विवेलेंट इज सेम, दैट इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2।
आ रही बात समझ में क्या हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे चीज़ों को हमको ध्यान रखना होगा कि हमको कैसे इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा अगर हमको एग्जामिनेशन में आता है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नीट के बच्चे हैं या फिर CUET के बच्चे इन बातों को ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन सब क्वेश्चन समझ में आ गया। आइडेंटिकल सेल होंगे तो क्या होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, और अगर 2 सेल 3 सेल का इक्विवेलेंट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, रटना नहीं है, अच्छे से देखो, बस 2-3 बार कॉपी पे ना डायग्राम बना के। अब कुछ बच्चों को सर बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, फॉर्मूला है, मानता हूँ, कैसे आएगा पता, अच्छे से इसको देखो और कॉपी में ना डायग्राम बना बना करके लिखने की कोशिश करो। हाथ तुमको तुम्हारा यहाँ तक याद करा देगा। जब हाथ से कुछ लिखते हो ना तो वो तुम्हारा फंक्शन ब्रेन तक जरूर पहुँच जाएगा। इसलिए कभी कभी लिखना ज़रूरी होता है, फिगर्स में, सर्किट्स में देख करके याद नहीं होता है ना, हमेशा उनको हाथ से बनाना चाहिए। तो इनको जहाँ 2-3 बार बनाओगे सर्किट्स, वहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखना शुरू करोगे, अपने आप तुमको याद आ जाएगा। अभी बस वक्त है, इसलिए कह रहा हूँ, मैं तुमको पहले कह चुका, 1.5-2 महीने का वक्त है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हमारे पास इतना अच्छा खासा टाइम है कि पूरा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको जल्दी से कॉपी को, तो चलते टुवर्ड्स मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस भी करेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में कर लिया जाएगा। बट पहले मिक्स कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक है। तो डू इट फास्ट, चलते हैं टुवर्ड्स मिक्स कॉम्बिनेशन जल्दी। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन देख लिया जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी, अलग अलग कंडीशंस को देख लिया, कहाँ पर कब हमको यूज़ करना चाहिए, अलग अलग कंडीशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब थोड़ा सा मिक्स कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन सेल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, कब कनेक्ट करना चाहिए और उसमें क्या फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जब फिगर का हाल चल ले लिया जाए, तो सबसे पहले कुछ सेल्स, मान लो n सेल्स, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला फिगर था उसमें n सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि फिगर देख रहे हो। ठीक है, ऐसे तो n सेल्स ये हो गए। ठीक है, ऐसे ही एक रो और बना दो n सेल्स की, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ऐसे करते करते n सेल हमने फिर कनेक्ट कर दिए। ये पहली रो हो गई n सेल्स की, ये टोटल n सेल्स है ना, n सेल्स, ये भी n सेल्स। ऐसी एक रो और बना दो, थर्ड रो, फर्स्ट सेल बना दिया, थर्ड रो में सेकंड सेल बना दिया, थर्ड रो में थर्ड सेल बन गया, ये थर्ड रो का nth सेल बन गया ये, और यहाँ भी नंबर ऑफ सेल्स मैंने कितने कनेक्ट कर दिए, n। ठीक है, और ऐसे करते करते मैंने नंबर ऑफ रो m तक खींच दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, लाइक दैट, ऐसे करते 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 मैंने m रोज बना दिए, m रोज। फाइन, कुछ ऐसे। ठीक है, लाइक दैट। चल भाई, हो गया। यही है तुम्हारा बच्चों मिक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें हमने किया क्या है, तो इसमें हमने फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे करते 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 टोटल मैंने m रो, ये mth रो है, हमने m रो को कनेक्ट कर डाला, और हर रो में नंबर ऑफ सेल्स कितने बच्चों, n सेल्स हैं, और सब के सब आइडेंटिकल सेल हैं। मान लो ये भी है हमारा E R, रेजिस्टेंस R, EMF E, ये सारे के सारे सेल्स हमारे बच्चों मान लो क्या है, एकदम के एकदम आइडेंटिकल हैं। यहाँ आइडेंटिकल अगर नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल पैदा होगी, इसका फॉर्मूला बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पर पे फिर हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचता है। तो वहाँ के लिए फॉर्मूला निकालना से बेहतर होगा कि सीधे किरचॉफ्स लॉ लगा लिया जाए। लेकिन अगर आइडेंटिकल है तो हमको एक फॉर्मूला मिल सकता है, छोटा सा फॉर्मूला मिल जाएगा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उस फॉर्मूले से। तो ये मान लो बच्चों, मैंने टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, अगर मैं उसे पूछूं कि भैया इसमें सर्किट में मैंने टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने खर्च किए, तो कहोगे सर m×n, एक रो में n सेल्स है और m रो आपने लगा रखे हैं, तो mn सेल्स हमने खर्च कर दिए।
अब हमें इसमें करना ये होगा कि इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें बताओ। अगर तुमको मैं ये बोलूँ कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये जो एन सेल्स तुम सीरीज में किए हो तो सीरीज में सबको जोड़ते हैं सर, तो एक रो का ईएमएफ क्या होगा, एक रो का। ऑफकोर्स इस कॉम्बिनेशन को मुझको एक रेजिस्टेंस से ऐड करना होगा, वो मैं ऐड चलो करके दिखाई दे रहा हूँ ताकि पूरी बात क्लियर हो कि इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हमको करना क्या है। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज़ बच्चों हमको करना है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जिसमें हमको पावर लानी है, करंट लाना है, जो चाहो सो, ठीक है। एंड लेट अस टेक दिस वन एज आर, ठीक है। अच्छा, फॉरगेट अबाउट टोटल सर्किट। अब जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, मन में जवाब दो। उसको जवाब कैसे दोगे, तो एक रो का अगर तुमसे पूछूं कि एक रो में एन सेल है और सब के सब सीरीज में, तो एक रो का इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, एक रो का टोटल ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट सेल क्या लिखोगे। बहुत सी सिंपल सी बात है, एन सेल्स है, सबको सीरीज में ऐड किया है तो सबको ऐड कर दिए, तो एक सेल बनाइए आप कुछ ऐसा, एक सेल आप कुछ ऐसा बनाओ जिसका ईएमएफ क्या होगा, एन इंटू ई, रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर। ये जो तुम्हारा एक सेल देख रहे हो बच्चों, ये एक रो के इक्वल हो गया। कैसे हो गया, क्लियर है ना। ई प्लस ई एन टाइम्स ऐड किया तो एन इंटू ई हो गया। रेजिस्टेंस आर प्लस आर एन टाइम्स ऐड किया तो एन आर हो गया। वही हाल इस रो का होगा, वही हाल इस रो का होगा, वही हाल इस रो का होगा। इस रो नहीं, इस रो। चलो, तो दूसरा वाला रो कुछ ऐसे, तीसरा वाला रो कुछ ऐसे, चौथा वाला रो कुछ, या एमथ रो को डायरेक्ट लेकर के आते हैं कुछ ऐसे कर सकते हो। ये क्या होगा, एन इंटू ई विथ एन आर, एन इंटू ई विथ एन आर, एन इंटू ई विथ एन आर, ठीक है। और इसको मुझको किस में जोड़ना है, इसमें तुमको जोड़ना है बच्चों एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, कुछ ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तुमको इसको ऐड कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, फाइन। अब क्या कह रहा है कि अच्छा ये सब के सब किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो हमने क्या बताया कि जो ईएमएफ है जो एक सेल का होगा तो वही सभी का होगा, आइडेंटिकल है ना, देखना आइडेंटिकल है सारे के सारे, तो क्लियर फॉर्मूला बन सकता है। जो एक सेल का होगा वही इक्विवेलेंट हो जाता है, और रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है ये सब के सब क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होंगे। तो इनका इफेक्टिव जो बनेगा वैसे बनेगा, एक सेल और एक रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो टोटल है एम सेल्स या एम रो जो है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड तो करते नहीं, सीरीज में ऐड करते हो ना, पैरेलल में कहाँ ऐड करते हो। पैरेलल में जो एक का है पूरे सर्किट का होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एन इंटू ई। हाँ, रेजिस्टेंस ही पैरेलल वाले में है, उनको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, एन आर बाई एम, जो कि पैरेलल में है। और ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें मुझे अगर करंट फाइंड करनी है तो I इज इक्वल टू, ये ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन इंटू ई बाई दिस प्लस दिस, तो आर प्लस एन आर बाई एम कह सकते हो इसको। ये मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी मिक्स कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में अगर तुम ऐड करोगे तो उसमें करेंगे। जहाँ भूलना मत, ऐसा वैल्यूज क्या है, एम क्या है, नंबर ऑफ रो। किसी मिक्स कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रो होते हैं कि हर कितने रोज हैं, तो एम हो गया नंबर ऑफ रो। और एन क्या है, एन है बच्चों हर रो में नंबर ऑफ सेल, जैसे एक रो हो गया, दो हो गया, थर्ड रो हो गया, फोर्थ रो हो गया, और हर रो में 4 सेल लगी है, 5 लगी है, तो नंबर ऑफ सेल्स, तो ईच रो में नंबर ऑफ सेल्स, क्लियर है। और ई क्या है, एक सेल का ईएमएफ। ये फॉर्मूला आइडेंटिकल सेल के लिए ही है, अगर सेल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे तो फिर किरचॉफ लॉ, एकदम सीधा साधा किरचॉफ लॉ।
तो m इज नंबर ऑफ रो, r इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, n इज नंबर ऑफ सेल एक रो में और स्मॉल r एक सेल का रेजिस्टेंस। ये क्लियर है फॉर्मूला सबको? ये पूरा यहाँ से यहाँ कैसे बना, उससे ये कैसे बना, उससे ये क्या आया, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे दूसरी बात सुनो। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है सर? क्या यहाँ भी कुछ कंडीशन है? अगर हम चाहें कि सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, पावर डिसिपेशन इसमें मैक्सिमम हो, ऐसा हम चाहें, हम सेल के कॉम्बिनेशन से, इस कॉम्बिनेशन से हम क्या चाहेंगे बताओ? हमारी क्या इससे ज़रूरत होगी? हम ये चाहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम आउटपुट हमको मिले। जितना अधिक से अधिक आउटपुट तुम इससे निकाल सकते हो उतना मैक्सिमम तुम इससे आउटपुट निकालने की कोशिश करो। जितना तुम करंट निकाल सकते हो, जितना पावर तुम यहाँ पर डिसिपेट कर सकते हो वो करो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो फॉर आई मैक्स ये दोनों वैल्यू बच्चों आपस में इक्वल होने चाहिए, या यूँ कह सकते हो कि R शुड बी NR/M, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। कई तरीका है कहने का, क्लियर है? मैक्सिमम करंट के लिए मिक्स कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो मैक्सिमम करंट को मिल जाएगी। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, और यू कैन से, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं R/r शुड बी इक्वल टू N/M। ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि R/r का जो रेशो होना चाहिए वो N और M का रेशो होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल R/r शुड बी इक्वल टू N/M, मतलब नंबर ऑफ रोज और हर रो में नंबर ऑफ सेल को ऐसे एडजस्ट करो कि R/r के रेशो के बराबर आए। कहने का मतलब ये, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहाँ और क्लियर तुमको हो जाए। ठीक है, तो ये था अबाउट तुम्हारा मिक्स फॉर्मेशन। इसे कर लो तो फिर आगे चलते हैं थोड़ा टू इट। ओके फाइन, तो आज बच्चों में स्टॉप करूंगा। आज मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एक साथ अगर बताऊंगा तो दिक्कत होगी। पहले इस लेक्चर को अच्छे से आज देख लो, अच्छे से इसको समझ लो, नोट्स बना लो, फॉर्मूलेस को लिख लो, कोई डाउट है तो उसको भी लिख लो, यहाँ से डाउट है, गड़बड़ होगी, और उसको कमेंट बॉक्स में मुझको बता दो कि सर जो आज आपने पढ़ाया ये बात मुझको एकदम पल्ले नहीं पड़ी है, यहाँ पर मुझको तकलीफ है, ये मुझको क्लियर कर दो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। वो क्या है ना कि एक बार इस क्वेश्चन से पढ़ लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, फॉर्मूले को मगअप कर लोगे, तो जब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा तो तुमको मज़ा आएगा। अभी क्या है कि फ्लो बस चलता जाएगा, बस लोड करते चलो, मज़ा नहीं आएगा, वो फील क्रिएट नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का वो तुमको फीलिंग नहीं आ पाएगी। जो मैं चाहता हूँ वो तुमको नहीं दे पाऊँगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो अभी क्या करोगे? अभी तुम ये करोगे, इसको अच्छे से पढ़ लोगे, जो चीज़ें नोट करने वाले उनको नोट कर लोगे, सर्किट डायग्राम अच्छे 2-3 बार कॉपी कर लोगे। उसके बाद फिर हम लोग इस पर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, काम खत्म। फिर टूवर्ड्स चलेंगे किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पावर वगैरह बात करेंगे, खत्म। ठीक है, तुमको मैंने कहा कि बॉस चैप्टर है तुम्हारे 12th क्लास को जिस तरीके से ये रूल करता है और कोई दूसरा चैप्टर रूल नहीं करता। बादशाह है, किंग है तुम्हारे क्लास 12th का किंग है ये चैप्टर। तो किंग को हम लोग रिस्पेक्ट भी देंगे, भागेंगे नहीं, धीमे धीमे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सिर्फ इतना ही। कोई मन में डाउट हो, शंका हो तो ज़रूर मुझको बताना। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।